हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो जल बनता है, ठीक है। अब आप इतनी देर से देख रहे होंगे कि मैं कुछ भी रिएक्शन लिख देती हूँ, फिर आप बोलोगे कि हम कैसे लिखें, हमें लिखने में दिक्कत होती है, या इन्हें संतुलित कैसे करना है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है, ये समझ नहीं आ पा रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए क्या होता है, कल हमने देखा था एक शब्द समीकरण होता है। मैं आपको बार बार ऐसे बोलूँ कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो जल बनाता है, मुझे स्टेटमेंट देना पड़ेगा, या फिर मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इससे बनता है जल, ठीक है। तो ये लिखने में वक्त लगता है, तो इसलिए क्या किया हमने, इसे प्रतीक के रूप में लिख दिया। इसे कहा जाता है रासायनिक समीकरण। इसकी परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों के रूप में, यौगिकों के रूप में या फिर सिंबल प्रतीकों के रूप में जब लिख दिया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। इस रासायनिक समीकरण के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जिनसे मिलकर कोई चीज बन रही है, और एक क्या चीज नई बन रही है, तो इनको तो कहा जाता है अभिकारक। क्या कहा जाता है, अभिकारक, और इनको कहा जाता है उत्पाद, ठीक है। तो अभिकारक इस तीर के निशान के पहले लिखे जाते हैं, और जो कुछ भी बन रहा है उत्पाद वो हमेशा बाद में लिखे जाते हैं। तो इस रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, यानी कि इसका उपयोग क्या है, क्यों ये लिखा जाए। नंबर 1, हमें इससे ये पता चल जाता है कि इसमें अभिकारक कौन कौन है और उत्पाद कौन कौन है। यानी इससे हमें किनका ज्ञान होता है, अभिकारकों का, शॉर्ट में लिख देती हूँ, प्लस उत्पादों का। इससे हमें किस किस का ज्ञान होता है, नंबर 1 अभिकारक और उत्पाद का। नंबर 2, इससे हमें ये पता चल जाता है कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रही है, यानी ये ऊष्मा शेपी अभिक्रिया है, जिन्हें हम एक्सोथर्म भी कहते हैं, और यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ठीक है। यानी ये ऊष्मा को ग्रहण करते हैं या ऊष्मा को छोड़ देते हैं, ये अभिक्रिया है, इससे हमें पता चल जाता है। तीसरा चीज ये है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि इसमें किसी उत्प्रेरक का प्रयोग तो नहीं हो रहा है। अगर उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो कि अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं या इस अभिक्रिया की गति को कम कर देते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जब हम खाना होता है, चपाती होती हैं, उन्हें आप किसी डब्बे में बंद कर दीजिए, तो उसे डाइजेस्ट होने में, पचने में या खराब होने में कितना समय लगेगा, 3 दिन 4 दिन लग जाएंगे, ठीक है, या 2 दिन लग जाएंगे। जबकि आप खाना खाते हैं तो पेट के अंदर वही खाना 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो किसके वजह से होता है, उत्प्रेरक की वजह से, ठीक है। चौथा हमारा हो गया है, इसमें आपने इस अभिक्रिया में क्या ताप का प्रयोग किया, यानी कि क्या आपने इसे गर्म किया, क्या इसे आपने सूर्य के प्रकाश में किया, क्या आपने इसमें विद्युत प्रवाहित की, आपने इसमें ऐसा कौन सा परिवर्तन किया जिसके कारण ये अभिक्रिया हो पा रही है। तो ताप का, प्रकाश का या विद्युत का, आपने इसमें किसका प्रयोग किया जिसके कारण ये अभिक्रिया हो रही है, उसका पता आपको चल जाता है इस अभिक्रिया से। 5वां पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इसकी अवस्था। अवस्था का मतलब ये होता है कि ये जो हाइड्रोजन है वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या ऐसे पानी में घोला गया है, एक्वियस यानी जलीय है। ऑक्सीजन किस अवस्था में है, जल। यहाँ पे जो जल बन रहा है वो लिक्विड में जल बन रहा है या गैस फॉर्म में बन रहा है, वो आपको इस अभिक्रिया से पता चल जाता है। छठा आप लिख सकते हैं दाब, ठीक है। क्या आप इसमें दाब का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए हम पहला वाला उठाते हैं, अभिकारक और उत्पाद तो हमने देख लिया। जैसे सिंपल मैंने आपको बताया, H2 है प्लस ऑक्सीजन है, मैं अभी ये रिएक्शन बैलेंस करके नहीं लिख रही हूँ, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, मिलकर जल बनाते हैं, तो हमें किसका पता चल गया, अभिकारक। अभिकारक कौन कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उत्पाद क्या है, जल, ठीक है। दूसरा ऊष्मा शेपी या ऊष्मा शोषी, ठीक है। अब देखिए इसका एक उदाहरण है कि आपने लिया NaOH, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब हो गया आपका क्षार, ये क्षार होता है। और आपने लिया HCl, अम्ल। जब आप इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो बन जाएगा NaCl, यानी ये वाला जो Na है उस OH को छोड़ देगा और Cl के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो Na किसके साथ कनेक्ट हो गया, Cl के साथ, ये वाला Na इस Cl के साथ, तो बच गया ये वाला H
और ये वाला OH, ये दोनों आपस में जुड़ के बन जाएंगे HOH, यानी कि 2 बार H2O जल। अब मुझे कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला कि इसके पीछे मुझे लिखना पड़ेगा ऊष्मा, इससे मुझे पता चला। ठीक है, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब जल को मिलाया जाता है, तो अभी मैंने ये रिएक्शन पहले भी लिखी थी, आपको याद हो, ये चूना है, ये बिना बुझा चूना है जो कि बदल जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, और इसके साथ में निकलती है ऊष्मा। तो मुझे कैसे पता चला? इस ऊष्मा को देख के पता चला कि ये तो बनेगा ही बनेगा, साथ में क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी। तो इससे पता चल जाता है कि ये कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। दूसरा देख लें, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। NH4NO3 एक एलिमेंट होता है, एक यौगिक होता है, कंपाउंड होता है। जब ये टूटता है NH4 पॉजिटिव में और NO3 नेगेटिव में, तो इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि जब ये टूटेगा तो ये ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा तो अभी हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे, उनके साथ आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तीसरा उदाहरण देखते हैं उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक का उदाहरण ये है कि आपने हाइड्रोजन गैस लिया और नाइट्रोजन गैस लिया। जब आपने इन दोनों गैसों को ऐड किया तो बनेगा अमोनिया, NH3 अमोनिया। आप बोलोगे कि मैम आपने 2 Na लिए हैं, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इनको जोड़ा तो H2N2 क्यों नहीं बना या N2H2 क्यों नहीं बना? क्योंकि नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, अमोनिया बनता है। अमोनिया का फॉर्मूला यही होता है, आप इसे परिवर्तित नहीं कर सकते। ये फॉर्मेशन आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, या इसका एक वीडियो ऑलरेडी है जो यहाँ पे आई कलर का का एक टैब आ रहा है, अब वहां से देख लीजिए कि ये कैसे बनता है। मैंने इसके लिए पहले वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या किया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को जोड़ा तो क्या बन गया? NH3 बन गया है ना। हम क्या देख रहे थे? उत्प्रेरक। तो क्या होता है, जब वायुमंडल में भी हाइड्रोजन है और वायुमंडल में भी नाइट्रोजन, वो तो आपस में कभी जुड़ते नहीं हैं और वो तो अमोनिया नहीं बना लेते। ऐसे पता चलता तो वायुमंडल में जितनी भी नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा के क्या बना लेती? अमोनिया बना लेती, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो इनको जब आपस में जोड़ना होता है तो हमें Fe का इस्तेमाल करना पड़ता है। Fe होता है उत्प्रेरक, यानी कि ये क्रिया में भाग नहीं लेता है, इसका कोई मतलब नहीं है। हमने इस तरफ भी नहीं लिखा और इस तरफ भी नहीं लिखा, लेकिन अगर Fe का इस्तेमाल करोगे तो जल्दी से जल्दी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ में जुड़ के क्या बना लेगा? अमोनिया। जैसे अभी मैंने आपको भोजन पाचन का उदाहरण भी दिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं तापमान का, कि आप टेम्परेचर का यूज करोगे तो अभिक्रिया जल्दी हो जाएगी। इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं, FeSO4 को जब लिया जाता है और अगर आप इसमें ऊष्मा दे दें तो ये बदल जाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में। ठीक है, जब FeSO4 का प्रयोग किया जाता है और अगर उसे गर्म कर दिया जाए, FeSO4 को गर्म कर दिया जाए तो वो Fe2O3 में SO2 और SO3 में बदल जाता है तापमान। अगर हम किसी क्रिया को करवाने के लिए तापमान का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें कहाँ लिखना होता है? यहाँ लिखना होता है। प्रकाश, प्रकाश में अभिक्रिया होती है आपकी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल जब मिलते हैं तो हमें चाहिए होता है क्या? प्रकाश। और जब हमें ये प्रकाश चाहिए होता है तभी ये मिलके क्या बनाता है? ग्लूकोज, और साथ में बना देता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और ये मिलकर प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ पे क्लोरोफिल भी काम में आता है, अब वो भी लिख सकते हैं। तो क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो ये बन जाता है। यानी कि हमने देखा कि एक अभिक्रिया में अगर डिटेल लिख दी जाए तो हमें किन किन चीजों का पता चल जाता है? इन चीजों का। विद्युत का एग्जांपल देखिए, ये सब आप नोट करते रहा करो। देखिए, जो हाइड्रोजन होता है या हम कहें जल होता है, जल को अगर आप तोड़ के वापस से क्या बनाना चाहते हो? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, उल्टी अभिक्रिया करवा रहे हैं। जल को तोड़ के क्या बनाना चाहते हो? ये तो आपको यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? विद्युत इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर आप विद्युत का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये जल कभी भी टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नहीं बदलेगा। अगर अपने आप बदल सकता होता तो सारे ओशन और सारी नदियां वदियां सब खाली हो जाती। ऐसा नहीं होता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ती है, तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो परिवर्तित होता है। अवस्था परिवर्तन का आप देख सकते हैं,
अवस्था पता कैसे चलेगी, ये पता चल जाता है। जैसे मैं बताऊं आपको, H2 + O2 आपने लिया है और इससे बना जल, ठीक है। तो ये कौन सी अवस्था में है, ये गैस फॉर्म में है, तो मैं इसके पीछे लिख दूंगी G। अगर ये भी गैस में है तो मैंने लिख दिया G। अब मुझे जल का नहीं पता है ना, तो यहाँ पे जो जल बनता है वो G के फॉर्म में बनता है, यानी गैस फॉर्म में बनता है। अब मैं बता सकती हूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जो जल बनाते हैं वो जल लिक्विड नहीं होकर कैसी होती है, गैस फॉर्म में होती है। इसके अलावा आप और उदाहरण ले लें, जैसे हमने लिया था जिंक + H2SO4, ये एग्जाम्पल हमने थोड़ी देर पहले देखा था जब आप एक्सपेरिमेंट्स देख रहे थे। तो यहाँ पे बनता है ZnSO4 प्लस निकल जाती है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे जो जिंक होता है ना, वो आपका होता है सॉलिड, ठोस अवस्था में। H2SO4 होता है ना, वो होता है आपका लिक्विड, ठीक है। और जो ZnSO4 होता है वो भी होता है आपका लिक्विड कह सकते हो या एक्विसिस कह सकते हो, ये भी एक्विसिस फॉर्म में होता है। एक्विसिस मतलब होता है ये पानी में घुला हुआ है। H2SO4 प्योर नहीं है, ये पानी के अंदर आपने इसको घोला हुआ है, इसलिए इसको एक्विसिस लिखेंगे। तो फिर ये जो बनता है वो भी कैसा बनता है, एक्विसिस फॉर्म में बनता है, यानी कि तरल अवस्था में होता है, जलीय अवस्था में होता है, और जो हाइड्रोजन होती है वो गैस फॉर्म में होती है। अब इस तरीके से लिख सकते हो। तो इससे हमें क्या पता चल गया, अवस्था का पता चल गया। इससे भी क्या पता चल रहा है, अवस्था का पता चल रहा है। इससे पता चल रहा है कि ये विद्युत की उपस्थिति में हो रहे। तो इस प्रकार से जो अभिक्रियाएं होती हैं उनसे हमें कई सारी चीजों का पता चल जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।